कैसे हो? क्या पढ़ा? लास्ट वीडियो किसका था? हमने वहां पर 3 तरह की एंथैल्पीज पढ़ी थी। पहली एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, दूसरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक, आप उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, और तीसरी पढ़ी थी हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, कंबशन, राइट। आज हम जो बची हुई एंथैल्पीज हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। फिर हम हेस लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, फिर पूरे 1-2 वीडियोस कम से कम न्यूमेरिकल्स को डेडिकेट करेंगे, ठीक। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज में। तो सबसे पहले मेरे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है बेटा, डेल्टा एन एच भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले हमने बचपन से पढ़ा है कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने बोला ठीक है भाई ये तो हो गया, तो अब एसिड कई प्रकार की हो सकती है, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकती है, बेस हो सकती है, तो पहले उसके बाद में जाके तो पहली बात न्यूट्रलाइजेशन समझ में आया। तो इसमें जो भी एंथैल्पी बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे डेल्टा एन एच, और वो नेगेटिव होगी। मतलब जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो हीट हमेशा बाहर निकलेगी, ठीक है, उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने बोला अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो डेल्टा एन एच जो है वो -57 पॉइंट, अब किसी बुक -57 से -58 के बीच में होती है, किसी बुक में -57.1, किसी में 4, किसी में 5, तो -57.4 किलो जूल, 5 किलो जूल लिख लेते हैं, ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला HCl है प्लस NaOH है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपको पता है ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड होती है बेटा HCl, ठीक है, HNO3 और H2SO4, ये। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस में हम 2 मानते हैं, NaOH और KOH। तो अगर इनमें से कोई एसिड है, इनमें से कोई बेस है, ठीक है, क्या बनेगा? सॉल्ट, NaCl, और बाहर क्या निकलेगा? पानी। तो इसकी जो डेल्टा एच है वो है -57.54 किलो जूल, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। पर अगर ठीक है, अब नोट क्या है? नोट है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब मैं सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा कि डेल्टा एन एच ऑफ वीक एसिड, ए पार्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और बी पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, और सी पार्ट है वीक एसिड प्लस वीक बेस, है ना बेटा। ये हमेशा लेस देन होगी -57.5 किलो। इसको पहले समझिए, क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास इन दोनों में से कोई वीक है या दोनों ही वीक है, ठीक है, तो जो डेल्टा एन एच होगी ना, नॉट मत देखो, डेल्टा एन एच होगी ना, ये हमेशा लेस देन होगी, ये डेल्टा एन एच होगी, ये हमेशा लेस होगी -57.5, ठीक है। किसके लिए? वीक एसिड वीक बेस के। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे मान लें, हम तो नहीं मानते। तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, आपको पता है ये वीक एसिड, ये वीक एसिड, और मैंने NaOH लिया, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3CONA प्लस H2। अब इसकी डेल्टा एच कितनी है? क्या ये 57.5 किलो जूल होगी? नहीं, अब ये है -56.1 किलो जूल, तो इससे कम हीट बाहर निकली ना बेटा, कम हीट बाहर निकल गई। अब आप बोलेंगे सर एक और एग्जांपल दो, तो मैंने बोला HCl है, HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और मैंने यहाँ पे ले लिया NH4OH,
अब NH4OH क्या है, ये वीक बेस है, ठीक है। तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा NH4Cl प्लस H2O, इसकी डेल्टा H जो है ये है -55.1 किलो, ये और कम आ, ठीक है, ठीक है, 51.5 सॉरी 51.5 किलो जूल, तो ये और कम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों वीक है, ठीक है, मैं हटा करूंगा बेटा, आप पॉज करके नोट करते रहिएगा। अगर दोनों ही वीक है, दोनों वीक जैसे CH3COH, ये कौन है, ये वीक एसिड है, ठीक है, चलो इसको बेटा, ठीक है, प्लस NH4OH, ये वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस, तो क्या बनेगा CH3CO NH4 और H2O। अब इसकी डेल्टा NH अगर आप निकालेंगे तो ये सिर्फ -49.8 की, तो देखो जब दोनों ही कम है तो और कम हो गई, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना, तो और कम हो गई है, और कम हो गई, और ज्यादा कम हो गई, ठीक। तो अब हमने बोला कि भैया जब मेरा दोनों स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ देखिए पहला एग्जांपल है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो -57.1, अगर इनमें से एक वीक है या दोनों वीक हैं तो डेल्टा H हमेशा 57.5 से कम है। अब सवाल आता है y, सवाल आता है y, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर आगे चलेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एग्जांपल लेता हूं। देखो बेटा क्या, हम इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो क्या, अब इसको ध्यान से समझना ना, हमसे दो रिएक्शन को लेते हैं, एक ये है और एक ये डाल दूं, ये भी डाल दूं, गुड, ठीक है, एक ये एग्जांपल लिया, एक ये एग्जांपल लिया। अब यहां देखना, इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लिएशन इससे कम है, क्यों है, सारा गेम इसका है, ठीक है। कितनी कम है इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लिएशन, इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लिएशन जो है डेल्टा H कितनी कम है, यह है 1.4 किलो, ठीक है। क्यों कम हुई, क्योंकि देखो क्या, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, पहले इसको देखिए क्या बन रहा है, ये आयनिक है, और आयनिक आपको पता है पानी के अंदर बॉन्ड नहीं बनाता, तो एक्चुअली में जब हम बोलते हैं कि 1 मोल एसिड और 1 मोल बेस आपस में रिएक्ट करके 1 मोल सॉल्ट करें, तो इसका और 1 मोल वाटर बनाने, सॉल्ट आयनिक है, सॉल्ट का बॉन्ड नहीं बनता पानी के अंदर, तो समझो ये इस स्टेट में नहीं होगा, ये तो टूटा हुआ होगा। तो अब एक्चुअली में क्या होता है कि 1 मोल H पॉजिटिव, 1 मोल H पॉजिटिव आयन या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन जब आपस में कंबाइन होकर 1 मोल पानी बनाते हैं तो डेल्टा न्यूक्लिएशन -57.5 किलो होती है, यानी कि एक्चुअल में जो ये रिएक्शन है एक्चुअली में इतना है, यानी कि अगर मेरे पास 1 मोल H पॉजिटिव आयन है और मेरे पास 1 मोल OH नेगेटिव आयन है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन है और 1 मोल पानी बनाते हैं तो इतनी हीट बाहर निकलेगी। अब क्या है, वीक एसिड में कम क्यों हो जाती है, क्योंकि जो पार्ट वीक है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग है, इसको मत देखिए, आप इस पे कंसंट्रेट करिए, ये जो है अब आपको पता है क्योंकि ये वीक है, और वीक को वीक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टूटता नहीं है, उसमें इक्विलिब्रियम आता है, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या है, ये टूट नहीं रहा है, अब टूट नहीं रहा है तो ये 1 मोल H पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। और जब 1 मोल H पॉजिटिव आयन नहीं होगा तो क्या 1 मोल H पॉजिटिव आयन का न्यूक्लिएशन होगा, कितनी हीट बाहर निकलेगी, भाई 1 मोल H पॉजिटिव आयन आपको चाहिए ना और 1 मोल H नेगेटिव आयन चाहिए ना, तभी तो 1 मोल पानी बनेगा ना, तभी तो इतनी हीट बाहर निकलेगी ना। पर ये वीक होने की वजह से क्या हुआ, ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, और पूरा डिसोसिएट नहीं होगा तो 1 मोल H पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा, और 1 मोल H पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा तो इतनी हीट बाहर निकलेगी, कम निकल रही है ना। तो क्या होगा, इसको पूरा टूटने के लिए कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए आपको इतनी हीट लगेगी, यानी कि इस रिएक्शन को अगर पूरा करवाना है तो यू नीड दिस मच ऑफ एनर्जी, और इसीलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लिएशन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में 1.4 किलो जूल कम हो जाती है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कंप्लीट कराने के लिए हमें एक 1.4 किलो जूल एनर्जी लगानी होती है। समझ में आया, तो डिसोसिएशन में जितनी एनर्जी लगेगी एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लिएशन उतनी ही कम हो जाएगी, समझ में आ गया। तो अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लिएशन, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ न्यूक्लिएशन, तो आप क्या बोलोगे,
ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 gram equivalent of H positive ions are neutralized by 1 gram equivalent of OH negative ions। समझ में आ गया? ठीक है, तो इतनी किलो जूल बात निकलेगी और ये -13.7 अगर कैलोरी में निकालनी है तो किलो में। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ज्यादा एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन, अगर उनमें से कोई वीक है या दोनों वीक है तो एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन उसी हिसाब से कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो गया, अब अगली हीट पे आते हैं। ठीक है बच्चे, चलो बेटा अब हम आते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के ऊपर। इसके ऊपर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को क्या बोलते हैं? देखो, एटमाइजेशन का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, जैसे CH4 में एक C है 4 H है, तो उन सबको अलग अलग करना। क्या बोला? उन सबको अलग अलग करना। एटमाइजेशन का मतलब होता है जितने बॉन्ड्स हैं उन सबको तोड़ना और इंडिविजुअल एटम्स को गैसेस स्टेट में अलग अलग करना। ठीक है, तो हमने क्या बोला? अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ऑल द केमिकल बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स टू गिव गैसेस एटम्स। एटमाइजेशन का मतलब एटम्स की फॉर्म में अलग अलग करना, एटम्स की फॉर्म में अलग अलग करना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास H2 गैस है, जब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, ये हमेशा जो है ना ये पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि भैया आपको अलग अलग करने हैं एटम्स को, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सारे एटम्स तब जाके अलग अलग होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला H2 गैस है, ठीक है, गैस है, इसको मैंने हीट किया, ये 2H गैस बन गया। अब डेल्टा H जो है वो है +435 किलो जूल, 435 किलो जूल। तो मैं बोलूंगा कि भैया इस H2 मॉलिक्यूल की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 435 किलो जूल है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास CH4 है, CH4 गैस होता है, इसको जब मैं हीट करूंगा तो मेरे पास C बचेगा गैस स्टेट में और 4H बचेगा गैस स्टेट में। अब बच्चे को सर ये गैस स्टेट में होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, इतनी ज्यादा हीट आप दे रहे हैं कि मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड टूट रहे हैं, तो टूटने पे सब के सब गैस स्टेट में बनेंगे। तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है यह है +1665 किलो जूल, यानी कि सारे बॉन्ड्स अगर तोड़ने हैं CH4 के, ठीक है, यानी कि 4 बॉन्ड्स अगर तोड़ने हैं तो हमें लगेगा 1665 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अब आएगा अगर मेरे पास इन केस ऑफ अ मोनो एटॉमिक स्पीशीज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास Na का सॉलिड है, सारे Na होंगे, स्टेट में होंगे Na होंगे, स्टेट में होंगे Na होंगे, स्टेट में होंगे Na होंगे, Na होंगे, Na होंगे। देखो क्या, अभी मैंने यहाँ पे जब गैस गैस लिखा तो बच्चे दिमाग में डाल लेते हैं कि अच्छा गैस के बॉन्ड जोड़ने होते होंगे। मैंने बोला नहीं बेटा, स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है। तो अगर मेरे पास, अब देखो ना, हमने बोला मोनो एटॉमिक स्पीशीज, जब Na का क्रिस्टल होगा, Na सॉलिड है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, और क्रिस्टल की फॉर्म में होगा तो पहले मैं उसे हीट करूंगा, हीट करने पे वो मेल्ट होगा, मेल्ट करने पे लिक्विड में आएगा, फिर और हीट करूंगा, और हीट जब करूंगा तब वो गैस में जाएगा, और तब वो गैस में जाके इंडिविजुअली अलग अलग हो जाएगा, है ना बेटा? तो मुझे क्या करना, मेरा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि भैया सारे एटम्स को गैसेस स्टेट में अलग अलग करना है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये कौन है? ये Na सॉलिड है, इसको लिखेंगे Na सॉलिड। जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक Na अलग, दूसरा Na अलग, ठीक है, तीसरा Na अलग, सब हो गया, सारे Na अलग हो गया। तो अब ये क्या है? ये गैस स्टेट में आ गया, Na सॉलिड से Na गैस आ गया। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक स्पीशीज के, मोनो एटॉमिक अगर सॉलिड
सॉलिड फॉर्म में स्पीशीज है तो उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मेरा जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है डेल्टा AH इज इक्वल टू 108.4 किलो जूल। तो मैं क्या बोलूंगा कि 108 यहाँ पे जो डेल्टा एटमाइजेशन H है इसको मैंने बोला 108.4 किलो जूल इसी को मैं बोलूंगा डेल्टा सब्लिमेशन H ऑफ यानी कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इजी टॉपिक है बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बस कांसेप्ट दिमाग में ये रखो, एटम्स को अलग अलग करना है और एटम्स अलग गैसेस स्टेट में जाके होते हैं। जब ये सॉलिड में क्रिस्टल था तो बहुत सारे एटम्स एक साथ थे, हमने इसको कोवेट किया, ये गैस में जाके अलग अलग हो गए। अगर मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड्स है तो आप बोल सकते हो कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है ताकि इंडिविजुअल एटम्स गैस स्टेट में अलग अलग हो सके, उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। पर अगर मेरे पास सॉलिड्स है और सॉलिड है और वो मोनोएटॉमिक है तो हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया बेटा, ये छोटी छोटी है, इनमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एक और चीज पे आते हैं, एक और एनर्जी के ऊपर आते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन छोटा टॉपिक है, खत्म करते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को हम लिखते हैं डेल्टा हाइड्रेशन H। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज ही होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ठीक है व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस होता है बिना पानी वाला, एनहाइड्रस सॉल्ट ठीक है चेंजेस इनटू हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोला मैंने? हम बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट है, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी वाला, एनहाइड्रस सॉल्ट इसमें हमने डाला पानी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, प्लस एनर्जी बाहर निकलेगी, इस एनर्जी को हम बोलेंगे डेल्टा हाइड्रेशन H। ठीक है, और जो कि जनरली नेगेटिव ही होगी। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दो, तो मैंने बोला भैया यहाँ देखो CuSO4 है, इसको बोला सॉलिड, एनहाइड्रस है बिना पानी वाला, ये 5 पानी के मॉलिक्यूल खाता है। जब इनऑर्गेनिक पे आओगे डी ब्लॉक पे तब आपको सिखाएंगे कि 5 वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होता है, और ये CuSO4.5H2O बनाता है। ठीक है, तो इसकी जो डेल्टा हाइड्रेशन H है, हाइड्रेशन H वो -78.1 किलो जूल होती है। ठीक है, कितनी होती है? -78.1 किलो जूल। अब देखो क्या हुआ, वाटर जब ये कैटायन है ना, सॉल्ट है ना, कैटायन और आयन के साथ इंटरेक्शन करेगा तो एनर्जी जनरली, वाटर जब कैटायन और आयन के साथ इंटरेक्शन करेगा किसी भी सॉल्ट के तो एनर्जी जनरली बाहर निकलती है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी नेगेटिव होती है। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी एंथैल्पीज हैं। ठीक है, अब हम बड़ी एंथैल्पी के ऊपर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या नाम है? बॉन्ड एंथैल्पी। तो आ जाए बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर। ना बॉन्ड एंथैल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्या बोलेंगे? देखो पहली बात, अभी हमने बोला था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन बोलो। ठीक है, उसमें हमने बोला था 1 मोल सब्सटेंस, मतलब 1 मोल जो गैसियस सब्सटेंस है उसमें सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी ताकि इंडिविजुअल जो एटम्स है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में और बॉन्ड एनर्जी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी जब भी बात आएगी या बॉन्ड एनर्जी की जब भी बात आएगी तो जो हमारा सब्सटेंस होगा जिसको हमको तोड़ना है वो हमेशा गैस होगा। देखो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। क्या बोला? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इन अ
गैसियस कोवैलेंट सब्सटेंस, देखो ये कंडीशन आ जाएगी अब, गैसियस कोवैलेंट सब्सटेंस, गैसियस कोवैलेंट सब्सटेंस। अब इस बार भी हमें बॉन्ड ब्रेक करने हैं, एक रूल बॉन्ड ब्रेक करने हैं, पर किसमें करने हैं? गैसियस कोवैलेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बच्चे सोचते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या सेम है? हम ये बोलते हैं क्या बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेम है? हम बोलेंगे नहीं, बोथ आर डिफरेंट। दे कैन बी सेम बट दे कैन आल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HH है, गैस है, 2H है, गैस है, डेल्टा HH बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो है 435 किलोजूल। ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है, क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल में जितनी एनर्जी लगेगी 435 किलोजूल, इसी को बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, और इसी को बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेम है, बट इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या बोला? बट इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी BE लिख रहा हूं इज द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। is the average of bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy। समझ में? अब आप बोलोगे सर कैसे? अब देखो रिएक्शन देखो, H2O जनरली क्या होता है? सॉलिड, और हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में H2O को क्या होना पड़ेगा? गैस होना पड़ेगा। अब H2O लिक्विड में नहीं तोड़ेंगे, लिक्विड में नहीं तोड़ सकते हम बॉन्ड्स, सॉलिड में नहीं तोड़ सकते हम बॉन्ड्स। बॉन्ड तो किसी भी कोवैलेंट सब्सटेंस के गैसेस स्टेट में ही टूटेंगे बेटा। ठीक, तो H2O गैस पहले टूटेगा। अब H2O में कितने बॉन्ड्स होते हैं? HOH, दो बॉन्ड्स हैं। क्या दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेम होगी? हमने बोला नहीं। तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा H गैस और यहाँ पे दूसरा OH गैस। ठीक है, और इसके लिए डेल्टा H1 जो है, जो पहली बॉन्ड एंथैल्पी लगी वो प्लस 502 किलोजूल है। मैंने बोला था हमेशा पॉजिटिव रिक्वायर्ड मतलब लगेगी। ठीक, अब क्या होगा? दूसरा OH है, ये भी गैस है, ये टूटेगा H गैस में और O गैस में दूसरी बार भी एंथैल्पी लगेगी। ठीक है, और मैंने बोला ये जो आई ये 427 किलोजूल आई। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? बॉन्ड एंथैल्पी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट OH बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड OH बॉन्ड। समझ में आया? ये क्या है? ये इंडिविजुअल बॉन्ड को जो हम बोलते हैं, जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो जो उसमें अलग अलग एनर्जी लगती है उनको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हुई? बॉन्ड एंथैल्पी को हम बोलेंगे इन दोनों का एवरेज या इन दोनों का मीन। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन पानी क्या होगी? इन दोनों को ऐड कर दो, 502 प्लस 427/2 डिवाइड कर लो, यह आ जाएगा 464.5 किलोजूल। तो 464.5 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन पानी। इन दोनों को क्या बोलेंगे? दे आर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ इंडिविजुअल OH बॉन्ड इन पानी। अंदर समझ में आया बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे किस पे चले? अब हमने बोला भैया ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमने बोला, ध्यान से सुनना, हाँ,
हमने बोला रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये आपने पढ़ लिया, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डेल्टा आर एच। क्या हम किसी रिएक्शन की डेल्टा आर एच निकाल सकते हैं? अभी हमने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? पिछले वीडियो में हमने डेल्टा आर एच निकाला था फ्रॉम डेल्टा एफ एच। हमने रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना था विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम क्या कर रहे हैं? हम दोबारा से एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि फॉर अ रिएक्शन मैंने बोला कोई फॉर अ रिएक्शन डेल्टा आर एच को अगर आप लिखना चाहोगे तो आप समेशन लिखोगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो पहली बार, अभी तो बोल रहे सर हम जब भी हम डेल्टा जो भी निकालते थे हम हमेशा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स लिख रहे थे। इस बार हम क्या लिख रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बोलोगे सर ये कैसे हो गया? आपको बोलना चाहिए सर ये कैसे हो गया, ये तो अलग ही हो गया। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला AA प्लस BB गिव्स यू 2AB। ये रिएक्शन है मेरे पास, तो मैं क्या बोल लूंगा? डेल्टा RH इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AA प्लस BB, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB। समझ में आ गया? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ AB, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एंथैल्पी में से प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एंथैल्पी को माइनस। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया? रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स क्यों किया? अब ये लंबी कहानी है। अब आप बोलो कि सर हम सुनने को तैयार है तो मैं सुनाता हूं। ठीक है, हाँ यार, यहां तक आया? तो अब ऐसा क्यों हुआ जरा उस पे आ जाए। Why reactants minus products क्यों? तो इसका आंसर बेटा है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। ठीक है, अब समझना। चलो अच्छा इतना ही कर दे, इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से, क्योंकि पूछेगा तो कोई है नहीं, है ना, पेपर में तो आएगा नहीं। चलो एक काम करते हैं, इस पे बहस करेंगे, पर अभी हम क्या कर लेते हैं? अभी हम अब इनके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, हेस लॉ और बॉन्ड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, या पहले हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। ठीक है, फिर हम सेकंड पार्ट में हम करेंगे हेस लॉ पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं का समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, ठीक है, अगर अच्छी केमिस्ट्री सीखनी है तो सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच।